ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1 स्टार्ट। देखो स्टार्ट करते हैं क्लास। कैसे अभी क्या चलने वाला है हमारा लेट्स कोड 14 है 13 है, वो बीच में कोडिंग आगे पीछे हुई है, उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलो लास्ट टाइम में हमारे साथ कौन थे? हिमांशु गुप्ता सर। ठीक है, इस बार जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर आने वाले हैं, ठीक है, ये एक अलग सेगमेंट है। कैसा सेगमेंट है? अभी तक जितने भी बंदे आए, हिमांशु सर को लिया हमने, क्या इन्फोसिस से टेक्निकल डिपार्टमेंट, जितेंद्र सर आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, हमारे शुभम सर आयरलैंड से फॉरेन रिटर्न। ठीक है, तो अलग अलग सेगमेंट में आया है। अभी आज का जो हमारा सेगमेंट है वो हमारे बीच में आ रहे हैं राघव गुप्ता सर। ठीक है, थोड़ा सा मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा राघव सर के बारे में। ये राघव पहले वाले राघव नहीं है जो आप क्लियर कर लो, जो लैपटॉप में आए थे ऑल इंडिया रैंक 256, आधे सारे बच्चे वही सोच रहे होंगे। राघव सर का एक अलग फ्रेम है। राघव सर बाय प्रोफेशन सीएस इंजीनियर हैं। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, सबको पता है। ठीक है, तो भैया ने मेहनत करी, काफ़ी मेहनत करी। सीबीएसई के सिमकिंस स्कूल से वो पास आउट हुए, फिर एमईटी में उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बाद सीएसआईटी से उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई करके प्रॉपर कंपनी में 6 लाख 7 लाख का पैकेज अटेंड कर लिया। पेरेंट्स खुश हो गए। ठीक है, पेरेंट्स को समझ में आया कि बंदा ठीक है, सब कर सकता है, लेकिन अंदर से प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? वही 9 to 5, कभी 9 to 7, कभी 9 to 8, वही चल रहा था शेड्यूल। अब उस शेड्यूल को ब्रेक करना था। वहाँ से चीज़ें उन्होंने कैसे बदली, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस बनाया, वो आज थोड़ा हम समझेंगे। और तुम लोग भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि तुम लोग उस चीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को भी आगे जाके अपने पैशंस को अपने करियर के साथ फॉलो करना है, अदरवाइज आप एक मशीनरी हो जाओगे। बात आई समझ में? ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बुलाऊंगा राघव भैया को। चलो, थैंक यू सो मच शिवांग सर फॉर इनवाइटिंग मी। बाकी बोलो आप। बस मैं कंटिन्यू करने के लिए दूंगा सर। ओके, सो पहले एनालाइज कर लूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, सो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो शिवांग सर ने बता दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिवांग सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आप लोगों के बीच आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एक्चुअल में ये मेरा फर्स्ट लीडरशिप टॉक है, तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे लीड कर रहा हूँ किसी को, ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ किसी को। एक्चुअल में ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं आप लोगों के बीच में आकर और ये अपनी कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ। तो पहले एक थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं। आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन बना लेते हैं हमारा। तो यहाँ पर 9th में कितने लोग हैं अभी, और 12th में? अच्छा, 12th वाले सारे बैक बेंचर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनली आरसीसी पर, वो रोड वाला आरसीसी नहीं। ये एक मतलब मेरी लाइफ का आप मान सकते हो कि मेन जो पॉइंट मैंने पकड़ के रखा है अभी तक की डेट में, वो है आरसीसी। आरसीसी का फुल फॉर्म आप कह सकते हो कि है रिसर्च, कॉन्फिडेंस एंड रिसर्च और कॉन्फिडेंस को आपको कन्वर्ट कैसे करना है अपने वर्क में, वो चीज़। तो इसका तीनों चीज़ मिला कर हो गए हैं आरसीसी। तो अभी आरसीसी का जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो हो सकता है वो आपके भी काम में आए, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ फेस किया है। सो मेरे एक्सपीरियंस से जितना आप सीख सकते हैं उतना मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँच पाए। तो अभी मैंने हैंड रेस का बोला था, तो आधे लोगों ने आधा हाथ उठाया था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। अगर आप जैसे आधा हाथ उठाते हैं तो आप आधे तो 9th में नहीं है ना, पूरे 9th में ना। तो वो चीज़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई फुल हैंड रेस कर रहे हैं हम, भाई 9th में हम 12th में, तो दिस इज़ कॉन्फिडेंस। और अभी बात आते हैं रिसर्च पर। रिसर्च की बात जो मैंने बोली है कि भाई रिसर्च इज़ मस्ट, कि हम कैसे अचीव करते हैं और कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो रिसर्च से होता है और कॉन्फिडेंस से, और उन दोनों को मिला के आप कन्वर्ट करते हो उसको अपनी चीज़ें बिल्डअप करने में। तो अभी रिसर्च पर बात करते हैं हम। तो यहाँ पर कोई यूट्यूबर शायद तुम ही हो ना? हाँ, और आप सब में से शायद ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका दोस्त कौन कौन है इनमें आपका? सभी हैं? सभी है ना? आप 11th में हो?
ओके, तो आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि आपने मतलब अपना 35K बिल्ड किया है, तो उसमें कितनी रिसर्च लगी होगी आपकी? की है नहीं की है ना, कि यूट्यूब को बिल्ड कैसे करना है। तो सेम चीज़ मैंने भी अप्लाई की है। तो अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है ना जीवन में, तो सबसे पहले होता है रिसर्च। आपको जो भी करना है लाइफ में, उसके ऊपर आप पहले रिसर्च करें। जैसे शिवांग सर आपके लेक्चर लेते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो कर देते हैं अनाउंस कि नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। होता है ना ऐसा? मोस्टली आप लोग भी इंटरेक्ट करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। होता है ना ऐसा? तो अब वो नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो रिसर्च करके आते हैं। अगर नहीं आएंगे ना तो उनका तो लेक्चर ख़राब हो जाएगा ना। तो सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। शिवांग सर ने टॉपिक दिया तो उसके ऊपर आप नेक्स्ट क्लास के लिए रिसर्च करके आ सकते हो। ये आपका वर्क हो सकता है। तो अब आते हैं मेरे इंट्रोडक्शन पर, ठीक है? तो आधा तो शिवांग सर ने दे दिया, आधा मैं दे देता हूँ। एक्चुअल में मेरा नाम राघव गुप्ता है और मैं अभी जस्ट जून में 24 इयर्स का हुआ हूँ। और मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और बचपन से यहाँ पर रह रहा हूँ। 3rd में आ गया था मैं। मेरे पेरेंट्स और जो बाकी पूरी फैमिली है वो गांव में रहती है। तो गांव से मुझे ट्रांसफ़र यहाँ पर कर दिया था स्टडीज़ के लिए। समझ रहे हो ना? अगर आप लोगों को बीच में क्वेश्चन लगे ना तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं बोलूँगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बना के रखेंगे हम। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपको सीपीए का जो आपको पोस्टर सेंड किया गया था, तो आपने वो पोस्टर पढ़ा क्या? मेरे बारे में जो भी बता देगा यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट है। पूरा जितना बता देगा ना उसके लिए गिफ्ट है। नहीं, कोई एक बताओ। पहले कौन बताना चाहता है? आप? ओके। सर, आपने इंजीनियरिंग की है एंड आपको इंजीनियरिंग अच्छी लगती थी, मतलब जॉब की आपने, बट आपने जॉब छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि आपको मतलब ब्लॉगिंग करनी थी टूरिस्ट की। हाँ, और अब आप यूट्यूब पे चैनल है आपका, टूरिस्ट का ब्लॉगिंग करते हो। और आप अभी तक कई सारी जगहों में घूम चुके हैं अपने ग्रुप के साथ और आपने 1K+ सब्सक्राइबर करे हैं और मोर देन 100 वीडियोस डाली हैं। और आप? सिंगर हो सर, यूट्यूबर हो और एडिटर हो सर। एक मिनट। हाँ, सिंगर, यूट्यूबर, एडिटर और इंजीनियर। हाँ, सर आप CS इंजीनियर हो और है ना आप ट्रैवल ब्लॉगर हो और आप है ना फोटोग्राफर, सिंगर, एडिटर और मेरा फुल नेम आपका राघव। एंड और कोई है अभी? हाँ, सर आप आरंभ नहीं, जो उसमें पोस्टर में लिखा हुआ था। सर उसमें भी लिखा हुआ था। हाँ, तो उसके बाद के स्टेटस पर चलिए कोई नहीं, आपके लिए गिफ्ट है। एक कैश मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप रिसर्च करके आए हो। दिस इज़ फॉर यू। तो ये होती है रिसर्च जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना? तो अगर ये आप करके बैठोगे ना क्लास में या फिर कहीं पर भी आप जाओगे ना, अगर किसी के बारे में आप रिसर्च करके जा रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कंप्लीटली रिसर्च करके आए हुए हो किसी के बंदे के बारे में या कहीं पर भी आप जा रहे हो। समझ रहे हो ना? मेरा आप पॉइंट पकड़ पाए ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? एक पॉइंट तो ये था। अब आते हैं मेरे ऊपर। तो जैसा इन्होंने बताया, मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, सिंगर हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और CS जॉब ड्रॉप आउट हूँ। मतलब जॉब नहीं की मैंने। एंड करंटली मैं इन सब चीज़ों पे ही वर्क कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें कैसे मैं मैनेज करता हूँ, आप भी कैसे कर सकते हो विदाउट मनी, ये हमारा रहेगा आज का टॉपिक। कि हम लोग मतलब जो जितने सारे काम मैं कर रहा हूँ वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करता हूँ। मेन क्वेश्चन ये रहता है लोगों का कि भाई आप इतनी सारी चीज़ें करते हो तो मैनेज कैसे होता है, समझ रहे हो ना? और आपको डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आपको फेस करने को मिली हैं, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप तक शेयर करूँगा। तो अभी आते हैं, मैं अपनी स्टोरी पे था, अपने इंट्रोडक्शन दे रहा था। मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं और वो इंग्लिश वगैरह और नॉलेजेबल इतने नहीं हैं,
क्योंकि मेरे पापा जी ने बहुत स्ट्रगल फेस किया है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी उम्र से ही उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था, क्योंकि दादाजी ऑफ हो गए थे। तो उनके स्ट्रगल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मेरा अगर आप आइडल मान सकते हो तो मेरे पापा जी को मान सकते हो। अगर जो स्ट्रगल मैं अभी फेस कर रहा हूँ या जो मैंने कर चुका हूँ वो मेरे पापा जी के थ्रू ही आया मेरे पास। तो अब मैं ग्वालियर आ गया और मैंने स्टडीज़ करी सिल्वर वेल्स स्कूल से, और फिर 12th तक यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद मैं चला गया कानपुर, क्योंकि IIT का शौक़ होता है सबको। यहाँ पर भी होगा। कितने लोग हैं IIT करने वाले? ये देखो इतने सारे लोग, मतलब सब इंजीनियरिंग में जाएंगे। तो मेरा भी यही सीन था कि मैं IIT गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो फिर मैंने यहाँ पर MIT ज्वाइन किया, MIT यूनिवर्सिटी, वहाँ से इंजीनियरिंग परस्यू की। अब लेकिन इसमें मेरा पैशन कैसे इन्वॉल्व हुआ स्टडीज़ के साथ साथ, तो मैंने अपने जो इंजीनियरिंग फील्ड के साथ साथ, आपको पता है कि काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो अपने स्कूल के टाइम पे मैंने कराटे भी ज्वाइन किया था। मैं नेशनल प्लेयर हूँ कराटे का, थांगता चैम्पियनशिप होती है, यू कैन तो थांगता चैम्पियनशिप का मैं नेशनल प्लेयर हूँ और स्टेट लेवल पे मेरा सिल्वर मेडल है। तो और इंटरनेशनल के लिए भी मैं सिलेक्ट हुआ था साउथ कोरिया के लिए, नेशनल से टॉप 6 में मैं रहा था कराटे में। एंड नाउ कमिंग टू म्यूज़िक, कि मैं म्यूज़िक में कैसे आया। फिर अभी 10th 11th तक मैंने कराटे छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे इतना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आप साउथ कोरिया जा रहे हैं तो लॉट ऑफ अमाउंट यू हैव टू पे। तो वो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ को वही लगता है ना कि भाई पढ़ाई में ही है सब कुछ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ देयर आर अ लॉट थिंग्स फ्रॉम विच यू कैन अर्न मनी एंड इवन यू कैन बी हैप्पी बाय डूइंग दैट। तो वही चीज़ है कि मैं म्यूज़िक में आया अपने कॉलेज टाइम में। तो कॉलेज में कल्चरल फेस्ट होते हैं, पता होगा आप लोगों को, स्कूल्स में भी होते हैं शायद, बैंड्स वगैरह होते हैं और स्कूल में भी होते हैं कल्चरल फेस्टिवल्स। तो ऐसे कॉलेज में भी हुआ था। एंड फिर मुझे वो अपना टैलेंट मुझे थोड़ा सा पता था, थोड़ा सा गा लेता था, तो मुझे शौक़ चढ़ा कि भाई म्यूज़िक सीखते हैं होता है ना कि गिटार सीख लेते हैं तो हो जाएगा। तो ऐसे ही बस गिटार सीखने चला गया मैं। इधर ग्वालियर में एक इंस्टीट्यूट है सामवेद गुरुकुल के नाम से, तो उसमें मैंने 2 साल गिटार सीखा था। एंड देन फिर एक चाइना से इम्पोर्ट होके एक चीज़ आ गई थी, कोरोना जो कि कोरोना मतलब मेड इन चाइना था, तो ख़राब ही होना था सब कुछ। तो 2 साल तक तो कोरोना चला ही ना। तो वो जो फेज़ था ना मेरा कोरोना वाला, वो सबसे अच्छा फेज़ था मेरे जीवन का। मतलब दुनिया के लिए सबसे बेकार फेज़ है वो, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा फेज़ वही था। अच्छा फेज़ वो कह रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए यही अच्छा फेज़ था। नहीं, एक्चुअली मेरे लिए ऐसे था कि मैंने उस टाइम को इतना यूटिलाइज़ किया कि उससे फिर मैंने चीज़ें समझ ली और उन पे इम्प्लीमेंट किया, उन पे वर्क किया, और फिर उस पे जा कर के फिर मैंने अर्निंग सोर्स निकाला उससे कि कैसे कर सकते हैं। तो अभी जब तक मैं म्यूज़िक में था, मैं म्यूज़िक के साथ साथ रॉक कॉन्सर्ट्स भी कर रहा था। अगर आप आज भी हमारे बैंड का रॉक कॉन्सर्ट है DD मॉल पर, RM बैंड के नाम से है। हाँ, तो आज भी DD मॉल पर है कॉन्सर्ट, लेकिन मैं आज यहाँ पर तुम लोगों के बीच सेमिनार ले रहा हूँ ठीक है। सो मैं जब तक अभी मेरे पास पैसे नहीं है, म्यूज़िक सीखने के लिए भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, समझ रहे हो ना ये चीज़। तो अभी मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, अभी भी नहीं करते म्यूज़िक के लिए ख़ासकर। लेकिन अभी कुछ महीनों से मैंने रिजल्ट्स देने चालू कर दिए हैं, तो वो थोड़ा सा हाँ सेटिस्फाई हो गए हैं कि हाँ भाई बंदा कुछ कर लेगा और कुछ कर रहा है। तो बस वही है कि अभी जैसे मैं म्यूज़िक के साथ साथ अपना रॉक कॉन्सर्ट्स के थ्रू अपना थोड़ा सा अर्निंग आ रहा था, इधर से अर्निंग हो जाता था, उधर से अर्निंग हो जाता था। और जो क्लासेस के पैसे होते थे ना, वो मैंने पैसे अपने मम्मी पापा से नहीं मांगता था मैं म्यूज़िक सीखने के लिए ख़ासकर। तो अब तुम सोचोगे कि भाई तो फिर म्यूज़िक आपने सीखा कैसे। तो मैंने अपने 4 दोस्त बनाए थे मैंने बनाए 4 दोस्त कॉलेज में, और उस फेज़ में 4 दोस्त मेरी फ़ीस लगती थी अराउंड 2000 रुपीज़ पर मंथ
म्यूज़िक सीखने के लिए। तो मैंने 4 दोस्त बनाए थे और 4 महीने अलग अलग दोस्तों से 2-2 हज़ार रुपये लेता था 2 हज़ार रुपये मेरे पास थे और मेरे जो 2 हज़ार रुपये थे पहले दोस्त से लिए, दूसरे महीने उसको 2 हज़ार रुपये दे दिए दूसरे से लेके और तीसरे से फिर तीसरे महीने में, ऐसे पूरा सर्कल चलता रहता था। फिर आ गया कोरोना, तो म्यूज़िक को थोड़ा सा साइड हो गया क्योंकि कोरोना में सब घर में थे, लॉकडाउन में। तो अभी घर में थे तो अब क्या करें, सब ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, ठीक है। मज़ा तो आ रहा था कि भाई कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। किस किस ने मतलब वो मज़े किए हैं कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस क्या अच्छा ऐसा है क्या? तो बस वो जो फेज़ था ना, अंबानी जी ने 2 GB नेट का वो कर दिया था, याद है ना? हाँ वही, तो 2 GB नेट आने लग गया था। तो अब क्या है कि मेरा बिल्कुल सेपरेट रूम था, तो मुझे थोड़ा सा म्यूज़िक प्रोडक्शन में अपना वो था, इंटरेस्ट था। तो मैं म्यूज़िक पहले रॉक कॉन्सर्ट्स करता था। अब तो मेरी म्यूज़िक की जर्नी मैं बता रहा हूँ अपनी। मैं पहले रॉक कॉन्सर्ट्स करता था, कोरोना आ गया, बंद हो गया सब काम। अब थोड़ा सा लगने लगा कि भाई 7 दिन निकल गए, ये कोरोना ख़त्म ही नहीं हो रहा। 14 दिन हो गए, दूसरा लॉकडाउन हो गया, कोरोना ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो अपन उस चीज़ से ढल गए थे कि अब तो लॉकडाउन है, अब कोई चांसेस नहीं है। तो मैंने एक ऑल्टरनेटिव तरीका निकाला कि अब म्यूज़िक में करना तो है, लेकिन कैसे करना है। अब साइड में मेरी इंजीनियरिंग चल रही है, मैं इंजीनियरिंग के साथ साथ वाली चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो अब मैंने सोचा कि करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो फिर मैंने म्यूज़िक में रिसर्च करी, वही घूम फिर के आरसीसी पे ही आ रहे हैं हम। जो मैंने फ़र्स्ट पॉइंट उठाया था ना, आप रिलेट करोगे ना, सारी चीज़ घूम फिर के वहीं पहुँचेगी। तो फिर मैंने म्यूज़िक में और डीप थोड़ी सी रिसर्च करी और फिर निकाला कोई सोर्स कि भाई अब क्या कर सकते हैं और म्यूज़िक में क्या डीप में कर सकते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे कोर्सेज सर्च करे। पैसे तो थे नहीं कि भाई ऑनलाइन देने के लिए कि कोर्सेज ले लें हम। तो यूट्यूब पे फिर मैंने रिसर्च करी और यूट्यूब पे देखा काफ़ी सारे म्यूज़िक प्रोडक्शन के कोर्सेज़ थे, मतलब चैप्टर वाइज होते हैं कोर्सेज़। तो वो मैंने फिर सारे कोर्सेज़ देख लिए। 2-3-4 यूट्यूबर्स हैं जो फेमस हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम करवाते हैं, तो उनसे मैंने सीखा और डे नाइट पूरा वर्क करता था मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन पे। रात दिन लगा हुआ हूँ, म्यूज़िक ही बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, बीट्स बना रहा हूँ। तो ऐसे मज़े के लिए चालू किया था वो तो, और मज़े में करते म्यूज़िक प्रोडक्शन का जब कोरोना ख़त्म हुआ ना, तो थोड़ा सा मैं स्किल मेरी साफ हो गई थी, क्योंकि 6-7-8 महीने का वो फेज़ था, समझ रहे हो ना, काफ़ी बड़ा फेज़ होता है ये 6-7-8 महीने घर में रहना। क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं था ना ऐसा कि भाई कोरोना में हम घर में हैं, कभी ऐसा भी होगा, सोचा भी नहीं होगा हमने तो कि हम घर में रह सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो फिर बस वहाँ से म्यूज़िक प्रोडक्शन चालू हो गया। फिर मैंने सोचा कि इसमें अब देखते हैं अर्निंग सोर्सेज़ क्या हैं। फिर मैंने देखा अर्निंग सोर्सेज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं, समझ रहे हो ना। एक गाना बनाने का आप बताओ कितना पैसा मिलता होगा? लाखों में। लेकिन बस ये है कि ये जो प्रोफेशन है ना म्यूज़िक प्रोडक्शन वाला, ये थोड़ा सा बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन करना है तो इसको साउंड प्रूफिंग करनी होगी, ये करना होगा, वो करना होगा, तो उसमें फिर से पैसा। लेकिन फिर भी मैंने जुगाड़ कर आके अपना एक स्टूडियो बनाया दाल बाज़ार में। हाँ, दाल बाज़ार में मेरा एक स्टूडियो था। मैंने अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस ओपन की, आर गेड़ा प्रोडक्शंस के नाम से है वो। आर गेड़ा प्रोडक्शंस में क्या होता है कि मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, अभी बाकी लोग भी और भी काम कर रहे हैं उसमें। तो म्यूज़िक का पूरा सोर्स वहाँ से चल रहा है आर गेड़ा प्रोडक्शन से। एंड साथ साथ मेरा अब चालू हो गया था वापस से रॉक कॉन्सर्ट्स, समझ रहे हो ना। एक चीज़ हमने छोड़ी थी वहाँ पर, दूसरी चीज़ पकड़ी थी। अब मेरे पास कितनी चीज़ें हो गई? 3, टोटल 3 चीज़ें हो गई हैं। क्या? मेरी इंजीनियरिंग, मेरा रॉक कॉन्सर्ट्स और मेरा म्यूज़िक प्रोडक्शन। अभी मेरे पास 3 चीज़ें आ गई हैं हाथ में। अब मैं जाता था 9 to 5 कॉलेज स्टार्ट हो चुके थे।
9 to 5 कॉलेज, कॉलेज के साथ म्यूज़िक, समझ रहे हो ना, उसकी भी क्लासेस लेनी है मुझे। तो मैं 9 to 5 कॉलेज जाता था और कॉलेज की बस से सीधा चेतकपुरी पर उतरता था और 6 बजे जाता था अपना म्यूज़िक की क्लास और फिर वहाँ से 8:30 बजे घर और फिर सो जाता था। फिर रात में थोड़ा सा जब कभी मतलब फिर मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन थोड़ा सा कम किया क्योंकि लोड बहुत हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, सेकंड वेव आई, कोरोना की आई थी ना सेकंड वेव। फिर वहाँ पर हमारा स्टूडियो तो बिल्ड हो गया था। सेकंड वेव में फिर मैंने उसका काम बढ़ाया अपने प्रोडक्शन का। सेकंड वेव आई थी जब, तो उसके थ्रू फिर मैंने वो उधर टाइम दिया एंड उसको टाइम बढ़ाया क्योंकि हमारे कॉलेज की हो गई थी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से। फिर अब क्या हुआ कि म्यूज़िक प्रोडक्शन आ गया मेरे हाथ, रॉक कॉन्सर्ट्स भी आ गए मेरे हाथ। अब सेकंड वेव में थोड़ा सा मैं और फ्री हुआ तो सोचा कि चलो वीडियो एडिटिंग पे हाथ मारते हैं। सेम जैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन के कोर्सेज उठाए थे मैंने वीडियो प्रोडक्शन के भी कोर्सेज उठाए एंड वीडियो एडिटिंग सीखने चालू कर दिया। अब वीडियो एडिटिंग सीखना चालू कर दिया तो भाई वीडियोज़ भी तो होने चाहिए ना जिस पे हम एडिट कर सकें, क्योंकि जब आप म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हो ना, आपका गाना बन गया ना, तो गाना बनाने के लिए एक वीडियो बनानी होती थी। मेरा मेन मोटिव वही था कि अब गाना बनाना आ गया मेरे को, अब वीडियो बनाना सीखनी है। क्योंकि इसका मेन कारण पता है क्या था, सिर्फ पैसा ना होना। पैसा नहीं है इसलिए मैं इतनी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखी। पर्पज़ क्या था, खुद की वीडियोस बनाना और लोगों के लिए म्यूज़िक बना के वीडियोस सेट करना। अब वीडियो सीख ली मैंने, लेकिन उसके लिए वीडियोस चाहिए थी, तो फिर मैंने घर में ही ब्लॉगिंग चालू कर दी क्योंकि मैं ब्लॉग्स देखता था, ठीक है। तो मैंने ब्लॉगिंग चालू कर दी। अब वीडियोस आने लगे, डेली मैं एडिट्स कर रहा हूँ और डेली अपने ब्लॉग्स देख रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, ब्लॉग्स देखते देखते मैंने सोचा कि अब ब्लॉगिंग करनी भी आ गई है तो क्यों ना घूमते हैं यार घूम भी ले लेते हैं। तो घूमना मैंने स्टार्ट किया और पैसे की कमी अभी भी है, बजट वो चल रहा है, बजट अपना हिला हुआ है। तो मेरे पास जो भी 2-3-4 हज़ार रुपये आते थे, फिर मैंने उससे घूमना स्टार्ट किया, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और रिसर्च करके, पूरी यूट्यूब पर रिसर्च करके, एसईओ पर रिसर्च करके, डिजिटल मार्केटिंग पर रिसर्च करके फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और सोचा कि अब यूट्यूब एक अच्छा सोर्स बन सकता है अर्निंग का, समझ रहे हो ना। क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन एक बहुत एक्सपेंसिव अपना वो है करियर, कि आपको अगर म्यूज़िक प्रोडक्शन करना है ना, तो ये जो पंखे की आवाज़ आ रही है ना, ये भी नहीं आनी चाहिए उसमें। तो उसके लिए हाईली एकूस्टिक वो ट्रीटमेंट चाहिए होता है और बहुत सारा पैसा उसमें जाता है। तो फिर अभी मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले अर्निंग सोर्स निकालते हैं। तो अर्निंग सोर्स मेरा बन गया था, एक तो रॉक कॉन्सर्ट्स और दूसरा अपना यूट्यूब मैंने टारगेट किया कि भाई यूट्यूब से हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो फिर यूट्यूब चालू किया और फिर चल गया और आज मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ तो यूट्यूब करते करते अभी मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है और अब घर वाले मांगते हैं, भाई हो गया ना तुम्हारा 4 साल कंप्लीट हो गई पढ़ाई आपकी, अब बेटा जॉब कर लो। आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा ये। इसलिए ये 9 to 12 जो है ना आपका, और 12th के बाद 2 साल और, ये आपका एक ऐसा फेज़ है कि आप इसमें, ये चीज़ मैंने स्ट्रगल किया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि आप लोग उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि अभी जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, वो मैंने अपने लेवल पे अचीव कर चुका हूँ। अब मुझे चाहिए, मेरी स्किल्स साफ हो गई हैं सारी, ठीक है। अब मुझे इक्विपमेंट्स वगैरह में इन्वेस्ट करके और अर्निंग मेरा अच्छा सोर्स बन सकता है। क्योंकि मुझे इजीली 1 से 1.5 लाख रुपए की जॉब अभी एडिटर की कहीं पर भी मिल सकती है। तो एक जॉब के अलावा भी ना इतने सारे अर्निंग सोर्सेज बन सकते हैं आपके, आपने सोचे भी नहीं होंगे। इवन किसी को पता भी है इसके बारे में कि इतनी सारी जॉब्स होती हैं, एक को पता है ना कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग होती है, और भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे अर्निंग हो सकती है, फ्रीलांसिंग्स हैं उनसे अर्निंग हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो मतलब आपको अपना पैशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना टैलेंट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं अलॉन्ग विथ योर स्टडीज़ विदाउट मनी।
ये बात आप नोट कर लेना, विदाउट मनी भी आप सब कुछ कर सकते हो, समझ रहे हो ना। मैंने विदाउट मनी मतलब म्यूज़िक सीखा, विदाउट मनी कैसे सीखा, मेन चीज़ थी जुगाड़, और इंडिया चलता जुगाड़ पे। तो मैंने अपने कोचिंग की फ़ीस वगैरह सब जुगाड़ी ना, दोस्त से जुगाड़ करके दे दी, एक से लिया, एक को दिया, एक से लिया, फिर एक को दिया। हालांकि अब नहीं करता, अब मैं ठीक हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, लेकिन पहले ऐसा होता था। पहले कॉलेज के 2 साल तक तो हुआ, क्योंकि मुझे कॉलेज के बाद पता चला कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना। मेरी फैमिली में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, और मुझे ही आगे लीड करना है पूरा फैमिली, तो समझ रहे हो ना। तो मुझे लीड करना है, तो मुझे बताने वाला, गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। लेकिन आपके पास शिवांग सर हैं अभी, और भी यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, स्पीकर्स आ रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, तो आप लोग काफ़ी अच्छा उनसे गाइडेंस ले सकते हो। शिवांग सर तो आपके ये समझ लो इतने अच्छे गाइड हैं कि मैं खुद सीखता हूँ शिवांग सर से, समझ रहे हो ना। एक बार शिवांग सर के लिए तो क्लैप हो सकते हैं। आप लोग इतना शांत बैठे हो ना, और मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि क्या चल रहा है, ये इतना सीरियस क्यों हो भाई, पहले ये बताओ। हाँ, अटेंटिव होके सुन रहे हो। चलो ये तो अच्छी, चलो ये तो बहुत, क्या मतलब इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब बोर तो नहीं हो रहे ना, पक्का ना। अरे चलो वो करेंगे। अच्छा अपन थे कहाँ? हाँ, तो जुगाड़ वाली जो चीज़ बता रहा था ना मैं, कि इंडिया में अगर आपको कुछ करना है ना, तो जुगाड़ एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। ये सीरियसली मैंने अपनी लाइफ में बहुत यूज़ किया है। ये जो जुगाड़ वर्ड है ना, ये आप मतलब दुनिया की जो चीज़ आप सोच सकते हो ना, वो जुगाड़ के थ्रू कर सकते हो। समझना इस चीज़ को, मेरे मतलब ये थोड़ा सा डीप है, लेकिन है बहुत सही है ये चीज़। मतलब अगर आपको ये भी आप देख रहे हो ना सेटअप, ये जुगाड़ का ही है। पहले जब लीड टॉक होती थी तब आप कैसे होती थी, डायरेक्ट चलता था ना। तो आज हमने सेटअप बढ़ाने के लिए क्या किया, जुगाड़ किया ना। कर लो बस, थैंक यू। पूरा चार्ज हो जाएगा उधर से। इस साइड रख लो, इस साइड। आगे कर लो उसको। ओ कितना % रह गया है? बंद तो नहीं हो गया? इस पे रख दो, इस पे ऐसे में। लाइव एग्जांपल देख लिया। तो यही चीज़ है कि आप सब कुछ कर सकते हो जुगाड़ से, समझ रहे हो ना। और अगर जैसे आपको कुछ बनाना भी है ना, तो YouTube पर सिर्फ एक चीज़ डालना,
DIY, जुगाड़ नहीं। ये तो इंडियन वर्ड है जुगाड़, और वर्ल्ड वाइड जो चलता है वो चलता है DIY। आपको कुछ भी अरेंज करना है ना और आपके पास पैसे नहीं है तो आप सीधा सीधा यूट्यूब पे जो चीज़ आपको बनानी है वो डालो एंड उसके आगे DIY डाल दो, आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, इतनी सारी, आपका है ना दिमाग खुल जाएगा, एक ब्रॉड माइंड हो जाएगा कि यार ऐसे भी हो सकता है ये चीज़। तो मतलब जो चीज़ आपको 10,000 रुपये की मिल रही है ना वो आप 100 रुपये में ही बना सकते हो। कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो ना? तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, बस आपका माइंडसेट होना चाहिए कि करना है। अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो सकता ही नहीं है, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने सोच लिया है ना करने का तो फिर आप कैसे ना कैसे करके आप कर लोगे उसको, बस आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भाई रिलेटिव्स, टोकने वाले रोकने वाले, कितना खुश हो गया वो। तो रोकने वाले टोकने वाले भी होंगे आपकी लाइफ में, रोक टोक करने वाले भी इतने सारे मिलेंगे आपको कि भाई इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते ऐसी चीज़ और आपसे नहीं होगा। तो अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है ना, आपकी रिसर्च और आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके पास, तो फिर आप कुछ भी चीज़ फोड़ सकते हो। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। एग्जैक्ट वर्ड्स ये आप नोट कर लेना, अपने दिमाग में फिट कर लेना कि अगर जैसे आपने सोचा कि मैं सिंगर बन सकता हूँ तो आप बन सकते हो। मतलब जो चीज़ दिमाग में क्लिक कर रही है ना वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ बताओ। सर आपने जुगाड़ को हटाया था ना, उसका मीनिंग क्या है इसका? क्या जुगाड़ का इंग्लिश में वो DIY। जुगाड़ का मतलब तुम शायद थोड़ा ध्यान से नहीं सुन रहे थे, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मुझे अपनी कोचिंग की फ़ीस जमा करनी होती थी म्यूज़िक क्लास की। अच्छा वो DIY। हाँ, आप यूट्यूब पर सर्च करना, ठीक है? ओके, तो चलें आगे बढ़ें। अभी और क्वेश्चंस? फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा क्योंकि नहीं बाद में ही चले, क्योंकि क्या कहाँ का पर ट्रैवल कर रहे हैं, अभी उस पर भी आ रहे हैं अपन। और अभी जितना मैंने बताया है इससे रिलेटेड है कुछ नहीं है? चलो ठीक है, अब आते हैं ट्रैवलिंग पे इसके क्वेश्चन से। अभी तक तो पूरा म्यूज़िक का हो गया है, ठीक है? म्यूज़िक का भी मेरा चल रहा था इंजीनियरिंग के साथ साथ। अब मेरे हो चुके हैं 4 साल पूरे इंजीनियरिंग के। अब मेरे आ रहे हैं कॉलेज में प्लेसमेंट्स, ठीक है? मेरे आ रहे हैं प्लेसमेंट्स और घर से प्रेशर है कि भाई जॉब करना है तुमको और तुमको जाना है कहीं बाहर। ये सब छोड़ो, सब फालतू चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने ब्लॉगिंग कर चुका था, स्टार्ट कर चुका था, लेकिन मैं सीरियस नहीं था, सीरियस था मैं म्यूज़िक में, ठीक है? तो अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था। अभी आ रहे हैं तुम्हारे वाले क्वेश्चन पे ही, बस बहुत नज़दीक है, ठीक है? तो अब प्लेसमेंट आ गए, तो प्लेसमेंट का प्रेशर होता है ना, एक बहुत गंदा प्रेशर होता है कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, सब कुछ कर लिया और आपकी अगर जॉब नहीं लगी ना तो ये समझ लेना आपके पेरेंट्स आप पर 8-9 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं ना। उसके बाद अगर आपने जॉब नहीं लगी और नहीं की तो फिर वो जो प्रेशर होता है ना वो बहुत गंदा प्रेशर होता है। इवन अभी आपको ये सारी बातें नॉर्मल लगेंगी, लेकिन ये आप नोट कर लो, आप जिस दिन कॉलेज का लास्ट डे होगा ना, आपका प्लेसमेंट लग गया होगा ना, उस दिन आज की टॉक आप याद करोगे उस दिन कि हाँ मैंने कुछ बताया था आपको। और जिसकी जॉब नहीं लगी उसको भी याद रहेगा कि हाँ मैंने कुछ बताया था आपको। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं इतने गंदे प्रेशर में था कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे जॉब करनी नहीं थी। पहले से माइंडसेट मेरा क्लियर था कि मुझे जॉब करनी नहीं है, ठीक है? और घर वाले बोल रहे हैं जॉब करो, तो ये एक थोड़ा सा बहुत प्रेशर वाला माहौल बन जाता है कि आपके पास जॉब नहीं करनी
तब भी करनी है। अब 9 to 5 जॉब करो और 9 to 5 आप कॉलेज में स्टडीज़ करो, वो बराबर ही है, ठीक है। अगर मैं जॉब के लिए चला जाता ना तो फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। अगर मैं जॉब के साथ चला जाता ना, जॉब करने के लिए चला जाता, तो मैं तुम्हारे सामने आज खड़े होके ये टॉक नहीं दे रहा होता, समझ रहे हो ना। तो मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया अपने जीवन का। मेरा पैकेज लग चुका था, 7 लाख रुपए का पैकेज लगा था, बायजूस में मैं सिलेक्ट हुआ था। इसको कट कर देना कंपनी का नाम यूट्यूब पे थोड़ा सा वो होता है। सो कंपनी में सिलेक्ट हुआ, 7 लाख का मेरा पैकेज लगा। मैंने ऑफ़र लेटर पकड़ाया अपने पापा जी को मैंने कहा ये रही जॉब और मैं अब जॉब नहीं करूँगा, दैट्स इट। सो एक वो जो टेंशन वाला माहौल होता है ना, अब जब आप घर के जब बड़े होते हो, सबसे बड़ा मैं हूँ अपने घर में, और मैं ही ऐसी बात कर रहा हूँ कि मैं जॉब नहीं करूँगा, और पापा जी तो पहले से ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक वो हो जाता है, क्रिएट हो जाता है ऐसा माहौल कि आपसे फिर है ना वो अनवन टाइप का चलता है, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ क्रिएट हो जाती है लाइफ में, कभी कभी हो जाती है। लेकिन अब उसमें मुझे करना क्या था, मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। मैंने उसको पॉजिटिव वे में ऐसे लिया कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, नहीं तो मेरी वाट लगने वाली है, समझ रहे हो ना। तो मैं कॉन्सर्ट्स करता था, शिवांग सर को पता है, पिछली साल आया था मैं। हाँ, तो शिवांग सर ने देखा हुआ है मुझे कि मैं पिछली साल क्या था। पिछली साल मैं पास आउट हुआ था अपने कॉलेज से, और इतना नहीं था ना मेरा कुछ भी, हाँ मतलब चल रही थी। हाँ, तो मैंने उस टाइम पे बस जॉब छोड़ी थी। तो शिवांग सर ने भी मेरे को बोला था कि जॉब कर ले साथ साथ में, और फिर हाँ सर ने बोला था इस चीज़ को कि साइड में कर ले, साइड में इसको भी करते रहना। लेकिन मेरा पहले से माइंडसेट था, बहुत क्लियर माइंडसेट था कि मैं 2 चीज़ें तो एक साथ रन नहीं करूँगा, एक चीज़ पे फोकस करूँगा और उस चीज़ के साथ ही जाऊँगा। तो मेरा मेन जो पर्पस है ना आप लोगों को बताने का, कि ये जो 9th से लेके आपके 2nd ईयर तक का जो टाइम है ना, आप 9th से लेके 12th तक अपना टैलेंट फाइंड आउट करो। जो भी जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है ना, वो चीज़ आप फाइंड आउट करो। जैसे आपको यूट्यूब करना है ना, तो आप यूट्यूब भी कर सकते हो। 9th में हो आप अभी से स्टार्ट कर दो, और 1 घंटा भी दोगे ना पर डे, तब भी आपका इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। कॉलेज से जब आप ड्रॉप आउट होगे ना, या फिर निकलोगे ना कॉलेज से, जब आपके साथ वाले दोस्तों की जॉब लग रही होगी 20-25 हज़ार रुपये की, और आप उस समय पे कमा रहे होगे 1 लाख रुपए से ऊपर। क्योंकि जॉब के जैसे ये जॉब है ना, इसके आसपास लोग देखते ही नहीं है कि और कितने फील्ड्स चल रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब जैसे म्यूज़िक प्रोड्यूसर है या फिर साउंड इंजीनियर है, साउंड इंजीनियर एक होता है, जैसे लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं बड़े बड़े, एक साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, ठीक है। उसमें एक कंसोल रखा होता है, अगर आपने देखा हो, एक बहुत बड़ा कंसोल होता है लाइव कॉन्सर्ट्स में, टीवी वगैरह में देखा होगा। तो उसके पीछे जो आदमी बैठा होता है ना, वो जस्ट इमेजिन कितना पैसा लेता होगा। 1 लाख ना। अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में उसकी जो एक्चुअल में वो होती है ना, क्या कहते हैं, फीस, वो होती है 10 लाख to 15 लाख। अब सोचो सिर्फ एक कॉन्सर्ट की, सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है ये। मतलब एक इंजीनियर को 12 लाख से 15 लाख रुपए कमाने में 5 साल लग जाएंगे, अगर 3 लाख का भी उसका पैकेज है तब, समझ रहे हो ना। तो अदर फील्ड्स में भी इतना पैसा है, लेकिन लोगों को नहीं पता। अब जैसे मैं हूँ, अभी मेरे 1.75 के सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, और मैं फ्री में ट्रैवलिंग करता हूँ। अब पूछोगे कैसे करते हो? हाँ क्या कह रहा है, बस पे चढ़ के
नहीं नहीं, एक्चुअल में नहीं, दोस्त नहीं है, मैं बताता हूँ। एक्चुअल में स्पॉन्सर्स होते हैं। अगर आपका वर्क अच्छा है ना तो आपको इजीली स्पॉन्सर्स मिलेंगे। और मैं घूमने जाता तो हूँ ही। अभी मेरा एक कंपनी के साथ 4 ट्रिप्स का बॉन्ड था, मैंने उनके साथ 4 ट्रिप्स कर ली। और अब मैं जब ट्रिप्स पे जाता हूँ ना तो मैं उनसे उल्टा पैसा लेता हूँ घूमने का। समझ रहे हो ना? ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत कम पता होती है, इवन आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होंगी। तो ये चीज़ आएगी कैसे? RCC, रिसर्च से। आपने रिसर्च की, आपने सबसे पहले रिसर्च की अपनी एडिटिंग पर कि भाई हमारा काम अच्छा कैसे हो सकता है। फिर आपने काम तो अच्छा हो गया, फिर आपने पिच किए स्पॉन्सर्स कि भाई ये लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को घुमा रहे हैं, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने जो अपना पहला स्पॉन्सर लिया था ना वो खुद से पिच करके लिया था, और अब स्पॉन्सर्स मुझे पिच करते हैं। समझ रहे हो ना डिफरेंस? और जो स्पॉन्सर्स मुझे पिच करते हैं ना, अब मैं आराम से दिल खोल के 10 से 15 हज़ार रुपये मांगता हूँ एक ट्रिप के। 5 दिन की ट्रिप पे जाता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ और 10 से 15 हज़ार रुपये ले लेता हूँ। समझ रहे हो ना? घूमना भी फ्री, रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, ट्रिप की ट्रिप फ्री, और ऊपर से अर्निंग भी। तो इतने सारे सोर्सेज हैं अर्निंग के, नो स्ट्रेस। समझ रहे हो ना? लेकिन इसमें भी अगर स्ट्रेस ऐसे आ सकता है इसमें कि अब जैसे आपने अपनी वो स्लो कर दी, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कम कर दी, अपनी वर्क की कंसिस्टेंसी कम कर दी, या फिर आप क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? एक एक्चुअल में मेरी यूट्यूब पर फेस वैल्यू बन चुकी है। अब मुझे लोग एज अ सिंगर जानते हैं, एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी जानते हैं, और एज अ ब्लॉगर भी जानने लग गए हैं। तो मेरे पास मतलब मैंने जो काम किया ना 4 साल, वो मेरा वेस्ट नहीं गया। भले ही वो म्यूज़िक प्रोडक्शन में किया हो, भले ही वो सिंगिंग में, रॉक कॉन्सर्ट्स में किया हो, या भले ही मैंने वो ट्रैवल ब्लॉगिंग में किया हो। मतलब अगर वो 2 चीज़ भी है ना तो मेरे वो प्लस पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक इंजीनियर तो हूँ लेकिन जॉब नहीं कर रहा, जॉब के साथ साथ मेरे पास प्लस पॉइंट्स वाली स्किल्स भी हैं। समझ रहे हो ना? तो आप स्टडीज़ के साथ साथ अपने प्लस पॉइंट्स अगर बना लोगे ना तो आप लाखों के आदमी बन सकते हो जॉब के अलावा। अब लोग मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भैया इसके अलावा और भी जॉब के सोर्सेस हैं क्या? तो मैं आपको जॉब के सोर्सेस बताता हूँ कितने सारे हैं। पहला यूट्यूब, ठीक है, सबसे बड़ा इनकम ऑफ सोर्स आज की डेट में है यूट्यूब। दूसरा है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से आप, अब लोग सोचेंगे कि भाई रील्स डालते हैं तो उसके पैसे तो आते नहीं हैं, लेकिन नहीं, लेकिन अगर, हाँ व्यूज़ तो है, लेकिन अगर आपकी फॉलोअरशिप अच्छी है, 10K की फॉलोअरशिप है और या फिर 20K की फॉलोअरशिप है आपकी, तो आपको ईज़िली ब्रांड्स मिलेंगे। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने टी शर्ट बनाई, अब मुझे ये टी शर्ट बेचनी है तो मैं बेचूंगा कैसे? हमारा भाई इन्फ्लुएंसर है, इसको टी शर्ट देते हैं, ये पहनेगा, एडवर्टाइजमेंट हो गया। समझ रहे हो ना? तो अगर जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो तो ब्रांड्स आपको पिच करेंगे, ब्रांड्स भी पिच करेंगे, इवन यूट्यूब पे भी करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी करते हैं। ये तो हो गए 2 सोर्स। अब इन दोनों में आपको तीसरी चीज़, आपका प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा? आपको एडिटिंग आती है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हो ना तो आपको तीसरी चीज़ है एडिटिंग आती है। तो अगर आपको ब्रांड्स नहीं मिल रहे या स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे या यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा ना, तो आपकी एडिटिंग तो कहीं नहीं गई ना। आप एडिटिंग से इतना पैसा कमा सकते हो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको इजीली कहीं पर भी एडिटर की जॉब मिल सकती है, या फिर फ्रीलांसिंग इतनी साइट्स हैं, आप उन पर अप्लाई करो और आपको वहाँ से वर्क मिलेगा। अगर आपका वर्क अच्छा है तो, अगर आपने स्किल्स पे काम किया है तो। समझ रहे हो ना? तो इतने सारे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है जॉब के अलावा। आप पेरेंट्स, क्या होता है ना कि आपकी स्टडीज़ पे आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन अदर सोर्सेज पे नहीं करेंगे। अगर जैसे वो नहीं कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है वो करने का, तो आप जुगाड़, DIY जुगाड़ कर सकते हो। ठीक है ना? समझ गया ना मेरी चीज़?
और बाकी और कुछ पूछना है अभी? तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें। हाँ अरे मतलब अगर सचिन आएगा तो उससे ये उससे ये बोलोगे कि आपने 200 रन बनाए थे ग्वालियर में, 200 रन बना के दिखा। हाँ छतरी मैदान में। अच्छा सिंगिंग सुननी है आपको? अच्छा हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन था ना कहाँ कहाँ पे घूमा है। तो पहले तो मैं अपना मतलब 2-3 हज़ार रुपये का अपना बजट रखता था। 3 से 4 हज़ार रुपये मेरी ट्रिप का बजट होता था हर ट्रिप का, और मैं बजट ट्रिप करता था और अकेले सोलो ट्रैवलिंग करता था ज़्यादातर। तो अभी तक मैंने घूमा है बनारस, राजस्थान मैंने पूरा घूमा है, ठीक है। और राजस्थान के अलावा हिमाचल में कुल्लू मनाली है, और ऋषिकेश घूमा है मैंने, हरिद्वार घूमा है मैंने, और अभी रिसेंटली बर्थडे मनाने में पाकिस्तान गया था। हाँ पाकिस्तान गया था। हाँ नहीं, करतारपुर एक जगह है पाकिस्तान में, तो मैं अपनी बर्थडे मनाने वहाँ पर गया था। मैंने घर में भी नहीं बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो मतलब ऐसी रिस्क भी ले लेता हूँ मैं। मतलब आप कर सकते हो क्या? ऐसा कर सकता है कोई? तो पाकिस्तान में कैसे गया? नहीं, एक्चुअल में इंडियंस का वीज़ा नहीं मिलता वहाँ पर। इंडियन का अगर आपके पाकिस्तान का स्टैंप लग गया ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है इंडियंस को। तो मेरा मतलब कुछ मेरी बकेट लिस्ट में है काफ़ी सारी चीज़ें, तो उनमें से एक जो चीज़ थी मेरी मतलब छोटे छोटे गोल्स बना के रखे हैं मैंने, अपनी बकेट लिस्ट में डाल के रखे हैं कि भाई ये करना है। अभी जैसे मुझे मतलब मेरा ये था कि मुझे इंटरनेशनल में अपना बर्थडे मनाना है। एक बर्थडे अपने जीवन का कोई भी मनाना है, लेकिन इंटरनेशनल जाके, समझ रहे हो ना। तो मेरा पहले प्लानिंग था श्रीलंका जाने का उसी फेज़ में, लेकिन श्रीलंका में मई के एंड में क्राइसिस आने चालू हो गए थे, है ना। मई में स्टार्ट हो गए थे क्राइसिस, मई या जून के बीच में, उसी फेज़ में स्टार्ट हुए थे क्राइसिस आने। तो फिर मैंने श्रीलंका कैंसिल किया। फिर मैंने रिसर्च की बांग्लादेश पे कि बांग्लादेश कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे करना था, वो दिमाग में हिट जो जगह था कि भाई बर्थडे मनाना है तो इंटरनेशनली जाके बनाऊँगा। मतलब मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो कहीं इंटरनेशनल ट्रिप में ही करना है। तो मैं अकेले चला गया था। तो अब बांग्लादेश पे मैंने रिसर्च की तो थोड़ा सा बजट आउट जा रहा था, और वहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज का भी इशू है, बांग्ला लैंग्वेज चलती है वहाँ पर, और फूड का भी इशू आ रहा था। तो अभी मैंने फिर सोचा कि अब कहाँ जा सकते हैं? नेपाल। नहीं, नेपाल में क्या होता है कि पासपोर्ट वगैरह यूज़ नहीं होता शायद इतना, बहुत इजीली है नेपाल जाना। तो नेपाल का मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा, मेरे पास पासपोर्ट था, तो मैंने कहा इसको तो यूज़ करना है ना मुझे। तो फिर मैंने सोचा अब जाते हैं पाकिस्तान। फिर मैंने पाकिस्तान पर रिसर्च करी कि भाई पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं। तो फिर मैंने जब रिसर्च की ना तो फिर पता चला स्टैंप लगता है अंदर जाने के लिए। तो फिर मुझे दिखा करतारपुर। फिर मैंने करतारपुर पर रिसर्च की ना तो फिर पता चला यहाँ पर ये सबसे बढ़िया जगह है, एक दिन के लिए जाओ, अपना बर्थडे मना के आ जाओ। और घर वालों को मैंने नहीं बताया था कि मैं करतारपुर जा रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ, ठीक है। घर में इवन किसी को नहीं पता था। अब तो खैर ब्लॉग्स आ गए ना। एक्चुअल में क्या है ना, जब जा रहे होते हैं ना और अगर आपने घर में बता दिया तो फिर वो कैसे ना कैसे करके मना करते ही हैं। ये मेरे घर में नहीं, सारे ही घर में होता है ऐसा कि अगर आपको कुछ करना है ना तो पहले आपको मना किया जाएगा उस काम के लिए, ठीक है। तो मेरा ऐसा है कि मुझे खुद वही RCC रिसर्च एंड कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस था कि उधर जाने के बाद कोई ऐसा इशू होगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर उससे पहले 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आपको अप्लाई करना होता है। देन आपका एक ETA निकल के आता है पाकिस्तान का। वो ETA सबसे मेन होता है, वो आपको मिलता है ट्रिप के 2 या 3 दिन पहले। तो जब मैं पाकिस्तान जा रहा था ना उससे 1 महीने मेरी इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई कि मैं मतलब आज तक मेरी
कभी चक्कर नहीं लगे पुलिस स्टेशन में। अब घर वाले भी पूछने लग गए भाई तू ज़्यादा कहाँ है। 2 बार CID, यहाँ पर CID ऑफिस है कलेक्ट्रेट में, 2 बार वहाँ गया और 3 बार मुझे पुलिस ने बुलाया। ये अच्छा हुआ घर पे पुलिस नहीं आई, नहीं तो अगर घर पर पुलिस आ जाती ना तो घर वालों को पता चल जाता कि ये इसका भाई ऐसा सीन। अब CID इन्वेस्टिगेशन मेरी इसलिए हुई थी, सुन रहे हो ना? नहीं, इट्स ओके। तो CID इन्वेस्टिगेशन मेरी इसलिए हुई थी क्योंकि उसमें मैंने डाल के रखा था अपना डेट ऑफ बर्थ वाले दिन का वो अराइवल। जो मेरा वहाँ का अराइवल था ना, पाकिस्तान में जो मेरी एंट्री थी वो मेरा डेट ऑफ अराइवल था अपना बर्थ डेट। तो मतलब बर्थडे वाले दिन के लिए मैं जा रहा था, तो 2 बार मेरा CID इन्वेस्टिगेशन हुआ था। उनने मतलब स्ट्रिक्टली मेरे से पूछा था कि भाई बर्थडे के अलावा कुछ और भी तो कर सकते हो तुम, समझ रहे हो ना? तो मतलब एक ये बहुत बड़ा रिस्क टाइप का था मेरे लिए भी। और तो वो उन्होंने बता दिया था मुझे CID ने कि ऐसा कोई इशू, मैंने उनसे भी पूछ लिया था कि सर ऐसा कोई इशू है तो फिर मैं अपनी डेट चेंज कर लेता हूँ। तो उन्होंने सारी डिटेल्स ली, मेरी घर की डिटेल्स ली, बाकी लोगों की भी डिटेल्स ली, मेरे दोस्तों की डिटेल्स ली। इतनी इन्वेस्टिगेशन की उनने कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर CID काफ़ी कॉर्पोरेटिव होती है, पुलिस से ज़्यादा कॉर्पोरेटिव CID होती है। तो ये अच्छा हुआ कि मेरा 2 बार इन्वेस्टिगेशन हुआ। और मेरी एक फ्रेंड भी हैं, मतलब जो मेरे साथ म्यूज़िक सीखती थी, वो भी CID में है। तो मेरा इजीली वहाँ से इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो गया। फिर मेरा इन्वेस्टिगेशन हुआ पुलिस में, पुलिस से भी इन्वेस्टिगेशन मेरा क्लियर हो गया। देन फाइनली मेरा ET आ गया और मैं पाकिस्तान की ट्रिप पे चला गया। और फिर पाकिस्तान की ट्रिप में जा कर के मैंने वहाँ पर पाकिस्तानी लोगों के साथ अपना केक कट किया, और उसका वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। उसका वीडियो जो है मेरे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मिस्टर नीट ब्लॉग्स के नाम से है चैनल, मिस्टर नीट ब्लॉग्स के नाम से चैनल। तो उस पर पाकिस्तान की पूरी सीरीज़ पड़ी है। फिर अब क्या हुआ कि मैंने घर पे बोल दिया कि मैं अमृतसर में हूँ, अमृतसर से पास पड़ता है। अगर आपको पाकिस्तान जाना है ना, करतारपुर जाना है, तो आपको अमृतसर से होते हुए जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? अमृतसर से होते हुए आपको पाकिस्तान जाना होता है। तो मैंने घर पर बोल दिया था कि मैं अमृतसर में हूँ और गुरुद्वारे के अंदर जा रहा हूँ सेवा करने के लिए, मतलब खाना खिलाने के लिए। मैंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि करतारपुर भी एक गुरुद्वारा था, समझ रहे हो ना? करतारपुर भी गुरु गोविंद साहिब जी का गुरुद्वारा था। तो उसमें भी फिर मैंने सेवा ही की, मैंने घर में झूठ नहीं बोला कि मैं नहीं कर रहा। इनडायरेक्टली बोला, हाँ, ना झूठ बोला ना सच बोला, बस खुद को बचाने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मेरा फ़ोन रहेगा बंद सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3, साढ़े 3, 4 बजे तक। तो क्या होता है ना कि जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, पाकिस्तान के बॉर्डर में आप जैसे ही एंटर करोगे ना, तो आपके फ़ोन के नेटवर्क चले आते हैं, फिर वहाँ नेटवर्क नहीं आता, फिर क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान का नेटवर्क आएगा। तो अब अलाउंस जो होता है पाकिस्तान में वो होता है 9 to 5, सिर्फ इतने टाइम के बीच में आप रह सकते हो। आपको 5 बजे के पहले आपको इमिग्रेशन इंडिया का इंडिया का इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है वापस आने का। तो वो इमिग्रेशन मैंने क्लियर किया और घर पे आके फ़ोन कर दिया, हाँ मेरा फ़ोन चालू हो गया अब आप मुझे कॉल कर सकते हो। और ये ट्रिप की थी मैंने सोलो, अकेले चला गया था मैं, मतलब हाँ नहीं, मैं ऐसा ही हूँ वो तो था ना, दिमाग में था, करना है तो करना है, बस वही चीज़ है। सर आपको कांटेक्ट कैसे बना उधर के लोगों से? किन से? मतलब आप गए तो पाकिस्तान में नहीं, कांटेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है ना। नहीं, वहाँ पर मार्केट था ना, मार्केट था, तो वहाँ पर क्या हुआ, मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स है, आप पूरी लीग से हटके कुछ अलग कर रहे हो ना, तो आपको लोग देखेंगे, सुनेंगे भी और अच्छे से ट्रीट भी करेंगे। तो पाकिस्तान से मुझे 2 गिफ्ट मिले थे, समझ रहे हो ना? वहाँ पर एक शॉप था, सोवेनियर शॉप, उन्होंने मेरे को एक हॉर्स गिफ्ट किया था। इस वीडियो में मैं डाल दूँगा उसको, हॉर्स को दिखाऊँगा मैं आप लोगों को।
ये वाला वीडियो देखना आप यूट्यूब पर। तो मुझे उनने हॉर्स गिफ्ट किया था और एक छोटी सी क्लिप भी डालूंगा बर्थडे का केक काटते हुए की। उन्होंने मेरा केक भी अरेंज कराया था और केक भी काटा था मैंने उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी। मतलब इसके लिए भी थोड़ा सा विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर। तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि आज आपका बर्थडे है क्या, क्योंकि एक और आसपास थे ना, तो उनको मैंने बता दिया था कि आज मेरा बर्थडे है। तो वो मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रहे होंगे तो उनने सुन लिया होगा। तो उनने पूछा आपका बर्थडे है जी? तो मैंने हाँ जी बर्थडे आज मेरा। तो फिर उन्होंने फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन कराया मेरा। तो बस ऐसा था। थैंक यू। तो ओवर करें या फिर आपका? अरे यूट्यूब से नहीं है एक्चुअली, स्पॉन्सर से है। यूट्यूब से चालू है मेरी मोनेटाइज्ड है चैनल, लेकिन इतना बल्क में अमाउंट यूट्यूब नहीं देता आपको, स्पॉन्सर्स एंड ब्रांड्स दे देते हैं। इनकम नहीं पूछते। हाँ सर आपने म्यूजिक क्लास सीखा है सर? मैंने यहाँ से ग्वालियर में सामवेद गुरुकुल एकेडमी करके है, ये अलकापुरी में। हाँ सर आप सर गाना गाते हो आपके इंस्ट्रूमेंट में जाते हो? मैं थोड़ा सा सर थोड़ा हाँ। सर इसका पूछ रहे हैं कि आप अगर आप नया यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसको ग्रो कैसे करेंगे? क्या? अगर आप यूट्यूब चैनल करें तो उसको ग्रो कैसे करेंगे? उसको ग्रो कैसे करेंगे? उसको रिसर्च करके ग्रो कर लेंगे हम। समझ रहे हो ना? क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक करके हाँ बताओ। इसकी थोड़ी सी लंबी कहानी है। इसकी कहानी ऐसे है कि नीट मतलब होता है क्लीन, और प्योरिटी, सोल में प्योरिटी है ना, तो मैंने मिस्टर नीट रख दिया था बस, और फिर मिस्टर नीट ब्लॉग्स, तो बस वही। हाँ रिसर्च ऐसे करें कि मतलब हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल अगर आप डालोगे ना यूट्यूब पर ही, तो इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और भी सारी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कर सकते हो। ऑर्गेनिकली भी ग्रो होता है भाई है आपका यूट्यूबर। हाँ हाँ भले ही मैं, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो फेलियर से मत डरना। कितना भी फेल हो लेना, कितना भी फेल हो जाना, अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो जिस चीज़ में आप फेल हुए हो ना उससे आपको लर्निंग मिलेगी। समझ रहे हो ना? तो अगर आपने एक यूट्यूब चैनल खोला, नहीं हो रहा, उस पर दूसरा करो, ठीक है ना? लेकिन आपने जो टाइम दिया है ना वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। समझ गए ना? अगर आपने किसी स्किल में टाइम दिया है वो आपका कहीं पर भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपका वो कहीं ना कहीं काम में आएगा, भले ही आप फेल हो रहे हो। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट गाना भी सुनाएंगे। पहले क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं फिर एंडिंग करते हैं। थोड़ा सा सुना देते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फ़ोन से अरेंज कर लेंगे। भैया से अभी से 5 बजे अरेंज कर देना, तो कॉन्सर्ट होते रहते हैं ग्वालियर में। आज भी भैया यहाँ पर अभी उनका लाइव कंसर्ट है यार, वीडियो कॉल के बाहर आरम बैंड आज परफॉर्म कर रहा है ना। भैया का बैंड, मतलब भैया के साथ का ही बैंड है, भैया उसका मेन ड्रमर और मेन सिंगर है। तो लेकिन डेट होता है, मैंने बोला कमिटमेंट नहीं डेट होना चाहिए, तो मैं आज बोल दिया मैंने आऊँगा, तो फिलहाल यहाँ नहीं, ये तो ऐप है। एक्चुअल में मैं शिवांग सर को कमिटमेंट दे चुका था पहले ही। वो हमारा कॉन्सर्ट बाद में अरेंज हुआ और शिवांग सर को मैं वो दे चुका था कमिटमेंट कि सर मैं आऊँगा। एक्चुअल में मेरा हिमाचल टूरिज़्म का जो था ना सर, उसमें भी मुझे जाना था। हाँ नहीं, वो मैंने अरेंज कर लिया था फिर। हाँ हाँ, अभी मैं सीरीज़ निकालूंगा पूरी अपने यूट्यूब चैनल पर ही कि बजट ट्रैवलिंग, क्योंकि मैंने बहुत बजट ट्रैवलिंग की हुई है और
अच्छी लग्जरियस बजट ट्रैवलिंग की हुई है। 3-4 हज़ार रुपए के रेंज में पूरी ट्रैवलिंग कर रही है मैंने सारी ट्रिप्स। तो मैं अभी सीरीज़ निकालूंगा पूरी, अपने जितने जो भी एक्सपीरियंस हैं वो उस पर आपको देख। नहीं अभी नहीं घूमना अभी नहीं है। हाँ करें, स्टार्ट करें। तो अभी बस इससे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा सुना देता हूँ 2 लाइन। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, 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 तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया, 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 सैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवांग सर फॉर इनवाइटिंग मी। चलो मज़ा आया सबको? अब वही हमारी प्रथा, क्या स्टूडेंट ऑफ द मंथ, ठीक है। हर इस बार क्या था, हर क्लास में से एक एक बंदा आया, ठीक है। परफॉर्मेंस सभी के अच्छे थे इस बार, पहले से कंपेयर में अच्छे थे, ठीक है। लेकिन 9th में से कुछ बच्चे थे, 10th में से कुछ बच्चे थे, 11th में से, 12th में से थे। टास्क फिर से डिफिकल्ट हुआ, ठीक है। 9th में से मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक एक करके एक एक बच्चे का नाम बता देता हूँ। हर क्लास में से एक एक को हमने ऊपर निकाला सर। और 9th में मंथन, खड़े हो जाओ बेटा, मंथन के लिए क्लैप करोगे, ठीक है। मंथन का क्या है, मंथन ने बहुत सुस्त स्टार्टिंग करी थी, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा बैठा रहता था, समझ में आता था नहीं आता था, उधम करता था, रिदम के साथ बहुत उधम करता था। फिर कंट्रोल किया, चीज़ें की, और आज के डेट में कई 10th वाले बच्चों से ठीक ठीक स्कोर कर लेता है वो, ठीक है। मैं नहीं कहता बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। फिर 10th में हम आए, 10th में अर्चिता आई है क्या? आई है, हाँ अर्चिता। अर्चिता का क्या है, पहले क्लैप करो। अर्चिता क्या है, कंटिन्यू परफॉर्मेंस रहा है उसका, मतलब उसका क्या अप एंड डाउन बहुत कम रहे, मैं आपको बताऊं। अभी क्या है, वो बहुत जल्दी फ्लैश हो जाता है, इसके 40 है 140 हो गए, देखिए अरे क्या पावर पैक परफॉर्मेंस है। उसका क्या है, 150 से आई 152 148, तो वो फ्लक्चुएशन था। इम्प्रूवमेंट आया इस सेशन में, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया। 11th में हम बात करें, 11th का भी एक स्टूडेंट था, नाम था लक्ष्य। लक्ष्य के लिए भी क्लैप करो। इस बच्चे का मैं बताऊं, ये स्टार्टिंग में आया था तो मुझे लगता नहीं था मेहनत कर पाएगा, लेकिन क्या है, इसको मैंने बोला सुबह तो ये सुबह दिख जाता था, मैंने बोला शाम को तो ये शाम को दिख जाता था। और देखने का मतलब ये नहीं खेलने आता था, ठीक है। देखने का मतलब प्रैक्टिस के लिए या जो भी क्लासेस होती थी, और धीरे धीरे आज भी इम्प्रूव कर रहा है। लास्ट में 12th में नाम लेना चाहूँगा मैं सुधांशु का। सुधांशु एकमात्र बच्चा है जो कहता है सर टेस्ट कब है, ठीक है। 12th में आते आते हम टेस्ट से सेचुरेट हो जाते हैं, बच्चे और भी हैं पीछे 12th वाले मेरे,
ठीक है, लेकिन सुधांशु कहता है टेस्ट कब है, ठीक है। और शायद यही रीज़न रहा उसने थोड़ा सा आगे पीछे ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक मॉडल पे आया, आगे जाके और भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अब सर कन्फ्यूज़न था चारों में, ठीक है। फिर मैं हिमांशु सर बैठे और काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में, तो जो फाइनल विनिंग आई वो आई 12th क्लास में सुधांशु की। ठीक है मैं एक टेस्ट सकारात्मक सोच की शक्ति पीछे आ जाए थोड़ा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था एक चीज़ करने के लिए, तो आप लोगों की होता, आप लोगों की फोटो नहीं आती तो मैंने सोचा ठीक है चलो चलो हाय कर दो पहले। अरे लाओ हाँ ये राघव ये थोड़ा बेटर करेंगे, एक सेकंड।